एआई फोटो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, जैसे मानो हरियाणा का कोई चौधरी बना बैठा हुआ हो। चौधराहट हथियार समर्पण करवाया, घोषणा कर दी, ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के लिए किया था। इजराइल की कुल आबादी 24 लाख थी। इजराइल 24 लाख की आबादी थी और ये जो सारे इकट्ठा हुए थे मुल्ला देश, इनकी आबादी 7.5 करोड़ की आबादी थी। 7.5 करोड़ की आबादी 24 लाख से लड़ने गई थी इजराइल से। तो वो एक तरह से इजराइल से अमेरिका अपने संबंध बनाकर एक तो यहाँ पे खाड़ी देशों में अपनी उसकी पूरी चलती है रंगबाजी, और साथ ही साथ वो बात आप भी एक बार बता चुके हैं। चीन के जरा गौर करिए इस आदमी की मतलब बेइज्जती की इसने पराकाष्ठा कर दी कि चीन के राष्ट्रपति से इसने 1.5 घंटा बात की फोन पे, 1.5 घंटे। और उसके बाद चीन का राष्ट्रपति क्या कह रहा है इसके बारे में, तो एक तरह से जोकर बन गया, तमाशा बन गया कि ये तो टाइम। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर डोनाल्ड ट्रंप तो वो कहते हैं ना कि चौधरी बनने चला था अपने यहाँ, कहते हैं ना अपने यहाँ चौधरी का रिवाज है, वैसे चौधरी का चलन हरियाणा में विशेष रूप से, लेकिन ये मुहावरा पूरे भारत में है, बड़ा चौधरी बनने चला है। ये चौधरी बनने चला था, इसे अंदाजा नहीं था कि 4 घंटे में इसकी चौधराहट की, 24 घंटे नहीं 4 घंटे में इसकी चौधराहट का बुखार उतार दिया जाएगा। ऐसा बुखार उतरा कि मुंह से बकार नहीं निकल रहा डोनाल्ड ट्रंप के। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आजकल तो एआई हो गया है, तो एआई के माध्यम से तस्वीर है कि चचा चौधरी बनने चले थे, और वो भी इजराइल के सामने, ईरान के को लेकर के। ये एआई फोटो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, जैसे मानो हरियाणा का कोई चौधरी बना बैठा हुआ हो। चौधराहट हथियार समर्पण करवाया, घोषणा कर दी, ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के लिए किया था। लेकिन इतनी जल्दी इसका बुखार उतर जाएगा, इसकी कल्पना इस नायका चौधरी ने किया नहीं होगा। मनीष जी, आज इसका बुखार उतरा है, उससे पहले मैं दर्शकों को याद दिला दूं, संभवतः जो रेगुलर दर्शक है सबको याद होगा कि जिस दिन इसने बम गिराए थे ईरान के ऊपर, उस दिन हम लोग ने अपने कार्यक्रम में बात की थी कि यह आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, इधर इसने बम गिराए और उधर नेतन्याहू ने इसको बधाई दे दी और बाकायदे इसके पोस्टर बैनर सब लगवा दिए थे नेतन्याहू ने। तो नेतन्याहू ये अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं नेतन्याहू केवल इसके भरोसे। और अभी बताता हूँ, ये इसका जो युद्ध विराम वाला ड्रामा है और उसका परिणाम, और उसको लेकर यहाँ के जो खैराती बड़े खुश हो रहा, मैं देख रहा हूँ उनको पागल हो गए खुशी में। तो उस दिन जब मैंने कहा था कि बैनर लगवाए हैं, तो ये कभी युद्ध के बीच में जहाँ युद्ध चल रहा हो और इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद कोई इस तरह से बैनर लगा देगा और उसको डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देने लगे, तो ये कुछ कूटनीति ऐसी होती कि दिखती कुछ और होती कुछ और है, और नेतन्याहू की मंशा कुछ और है। तो वो सीधे सीधे था कि इसको ये जो दोनों टांगों नावों पे पाँव रखने का बड़ा शौकीन है, ये भी मेरा वो भी मेरा, मैंने ये करा दिया। वो काम तो उसी दिन खत्म कर दिया था नेतन्याहू ने, बिल्कुल एकदम साफ कर दिया था। तो उससे लेकर अभी 2 ही 3 दिन हुए मेरे ख्याल, हाँ 2 ही 3 दिन हुए, और आज ये स्थिति आ गई। आज इसने सवेरे सवेरे बताया कि जो है मैंने युद्ध विराम करा दिया, और उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पे जमकर हमले किए। अभी तक आखिर तक खबरें आ रही हैं, तो अभी तो पूरी दुनिया इसी धोखे में है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने युद्ध विराम की घोषणा की थी, वो युद्ध विराम हुआ भी है कि नहीं। ये अभी भी पहेली है मनीष जी, कि दोनों बड़ी उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, एक दूसरे पे हमला भी कर रहे हैं। अभी घंटे 2 घंटे पहले तक जो था कि ईरान ने इजराइल पे मारे मिसाइल और इजराइल ने ईरान पे मारा, एकदम उड़ा दिया धक्के। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब शांति है। तो अभी युद्ध विराम हुआ है कि नहीं, ये कल सवेरे तक पता चलेगा, जब आज की रात ठीक ठाक गुजर जाए उसके बाद होगा। तो ये आदमी जो जबरदस्ती, जो अभी आपने दिखाया कि हरियाणा के चौधरी की तरह बैठा खटिया बैठ के करा रहा था, तो वहां तो इसको इसकी औकात बता दी उन दोनों देशों ने, चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल, कि हम तुमको बिल्कुल नहीं सुनते, ना तुम्हारी कोई बात का मायने रखते हैं। ये इजराइल को जो इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल इसका हो गया, अब इसके आगे इसकी कहानी खत्म। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मनीष जी अपनी तो इसने बिल्कुल धुलवा दी है कि ये मेरे ख्याल से अमेरिका का अकेला ऐसा राष्ट्रपति है कि विरोधी और विपक्षी तो छोड़ दीजिए, जो इसके साथी थे, बड़े करीबी साथी थे, एलन मस्क, वो तुलसी गबार्ड, वो सब खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा नहीं कहा था। तो एक तरह से इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती। तुलसी गबार्ड जो उसके इंटेलिजेंस की समझिए हेड है, या एलन मस्क तो एक तरह से इसके बाद नंबर 2 पे था,
दोनों आदमी आज की तारीख में इसको कोस रहे हैं। तो अब ये अपने ही घर में अकेला हो गया है। जनता वहां की अमेरिका की जनता क्या सोच रही है, तो जो मौका आएगा तब पता चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो काम खत्म। अब वो क्योंकि चुनाव जीत के आया तो 4 साल तो वो रहेगा। बीच में बताते मध्यावधि चुनाव का कोई प्रोसेस है, उसमें क्या होता, तब तक क्या बनता है, राजनीति रोज बदलती है। तो वो इसका आने वाला समय, इसका भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल पूरा भविष्य इसका अंधकार में दिख रहा। और जरा आज जो इसने ट्वीट किया मनीष जी, वो तो और शर्मनाक है। इसने सवेरे उठ के ताबड़तोड़ 4-5 ट्वीट किए और उन सब में नीचे खुद ही लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अपने ही ट्वीट में अपना अपना परिचय लिख रहा है। क्या लोग जानते नहीं इसको? तो ये सोच लीजिए कि किस फ्रस्ट्रेशन के या डिप्रेशन के किस मुकाम पर ये आदमी पहुंच चुका है। और वो जो जिसको फंसा के ले गया था भिखारी को, चलो इसको कुछ खिला पिला करेंगे, वो भिखारी भी आज की तारीख में जो है इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। और वो इसके मन मुताबिक बयान नहीं दे रहा। उसने भी इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी और वो फिर ईरान की तरफ बहक रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भिखारी को लाया था पटाके, वो भिखारी भी इसका साथ छोड़ के चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का बुखार पता नहीं उतरा है कि नहीं, ये हम लोग का आकलन सही है कि नहीं। वो अभी उसका और कुछ इलाज, क्योंकि कल वो नाटो की मीटिंग में जा रहा है नीदरलैंड। तो वहां क्या बोलेगा उससे पता चलेगा कि इसका बुखार काबू में आया है या अभी इसका इलाज कुछ और होना बाकी है। वैसे उसका इलाज इजराइल ही करेगा। मैं आज फिर कह रहा भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इजराइल इसका बुखार पूरी तरीके से उतार देगा। और मैंने उस दिन कहा था मनीष जी कि ये जो नेतन्याहू ने उसको भरपूर बधाई दे दी खुलकर और साथ में बैनर पोस्टर लगवा दिए इजराइल में, तो ये एक रणनीति के तहत किया गया था। और उसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि नेतन्याहू कोई इसके भरोसे था। जिस दिन इसने हमला किया तब तक नेतन्याहू ऊब चुका था इससे, क्योंकि ये फंसा के रखे हुए होगा कि इन दोनों की क्या बात हो रही थी तो नहीं जानता। लेकिन जो बाद में उसका परिणाम आया कि उसने फंसा के रखा होगा कि मैं अब हमला करने वाला हूँ, अब हमला करने वाला हूँ। और उसने धीरे धीरे करके 10-12 दिन निकाल दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वो ऊबा हुआ था नेतन्याहू। और जहां तक मैं यहाँ का जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है या पूरा सेकुलर गैंग है, वो बड़ा आज नाच रहा कि अरे ईरान जीत गया। मैं इन मूर्खों को जब इनका ये हंगामा रंग देख रहा हूँ, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। इनकी तरह कोई वाहवाही में नहीं करता हूँ। कि इन मूर्खों को मालूम नहीं है या जानबूझ कर भूल जाते हैं, पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने लगते हैं कि अब की तो इजराइल का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। या इजराइल का, अगर आप इजराइल फिलिस्तीन वाला झगड़ा जब भी हुआ तो हमेशा 2-4-10 दिन के बाद हमेशा युद्ध विराम ही हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक हार गया हो, चित्त हो गया हो। वो इजराइल मारता है, मारने के बाद छोड़ देता है, उसके बाद दोबारा हारी आते हैं तो फिर इनको मारता है। और इजराइल ये जो सपना देख रहे हैं कि इजराइल हार गया और ईरान जीत गया, तो इनको जरा इतिहास बताए देता हूँ मनीष जी कि 1967, याद करिए, 7-8 देश, इस सब जितने अरब मुल्क है, ये सब इकट्ठे होके सबने संयुक्त सेनाएं थी। और मरने के लिए वो पाकिस्तान भी कूद गया था उसमें, उसकी भी एयरफोर्स वहां पहुंचे, पाकिस्तान के सिपाही और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी 1967 की लड़ाई में शामिल थे। और अंतर समझिए जरा कि उस 1967 में इजराइल की कुल आबादी 24 लाख थी। इजराइल 24 लाख की आबादी थी और ये जो सारे इकट्ठा हुए थे मुल्ला देश, इनकी आबादी 7.5 करोड़ की आबादी थी। 7.5 करोड़ की आबादी 24 लाख से लड़ने गई थी इजराइल से। और चारों तरफ से घेर के हमला इजराइल के ऊपर हुआ था। मैं आज के जरा संदर्भ में लोग समझ जाएंगे कि इसमें कौन हारा और कौन जीता है। और उस युद्ध के अंदर मनीष जी, अब की तो इजराइल की जो आ रही है लिखा पढ़ी में कि कितने आदमी मरे, तो अब उसकी आबादी 1 करोड़ है और उसके आज जो उसकी जन हानि हुई है वो 30 आदमी की बताया जा रहा है कि 30 इजरायलियों की मौत हुई है इस हमले में। अभी तक ईरान के हमलों में 30 लोग मरे हैं। वो जो जब 7.5 करोड़ लोगों ने मिलकर 24 लाख के इजराइल पे हमला किया था मनीष जी, 800 से 900 के बीच में इजरायलियों की मौत हुई थी। जरा गौर करिए कि वो कितनी भयानक लड़ाई थी, कितना भयानक हमला इजराइल के ऊपर था। ये हमला तो कोई हमला ही नहीं है। 800 से 900 लोग मर गए थे जब 24 लाख थी आबादी। और इजराइल के जो है मनीष जी 400 टैंक, याद रखिए कि 400 टैंक नष्ट हुए थे इजराइल के। और इजराइल के 46 जहाज गिरा दिए थे इन जिहादियों ने मिलकर, 7-8 देशों ने मिलकर। जब चारों तरफ से हमला हुआ था, कहीं से उसको बचाव का कोई साधन नहीं था, तब उसके 46 जहाज भी गिरे थे। लेकिन वो लड़ाई जीता इजराइल था। वो जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल पर कब्जा इजराइल ने तभी किया था और ये आज तक उसको छुड़वा नहीं पाए सब मिलके। 67 में जब वो 24 लाख था तब की लड़ाई में बता रहा हूँ। तो ये आज के लिए जो नाच रहे हैं
ये जान नहीं रहे हैं कि ये अपनी मौत बुला रहे हैं, ईरान की मौत बुला रहे हैं। और अभी ये नेतन्याहू के दिल में क्या है ये तो अभी आने वाला दिन बताएगा। तो एक तो अभी जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर मैं कतई परेशान या वो नहीं हूँ। मैं निश्चिंत हूँ कि आने वाले समय में इजराइल जो है ईरान को और जमकर कूटेगा, निश्चित मानिए आप। और इसीलिए वो कह भी रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जान रहा है। सवेरे उसकी घोषणा के बाद जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे पे हमला किए तो फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया था डोनाल्ड ट्रंप का कि गाली गलौज पे उतर आया। जरा सुनवा दीजिए मनीष जी वीडियो कि वो गाली गलौज करने लगा दोनों देशों को, इजराइल को भी और ईरान को भी। तो इससे आप समझ लीजिए कि वहां की असलियत क्या है जमीनी। सुनिए जरा, अभी मनीष जी आपको सुनाते हैं कि वो बात किसी देश के राष्ट्रपति से इस भाषा की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। अमेरिका ने किसी भी देश के राष्ट्रपति से जो राष्ट्राध्यक्ष है वो इस तरह से गाली गलौज पे उतर आएगा तो ये केवल डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है, क्योंकि वो इस समय डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन इसके चरम पे वो आदमी है। उसकी जिस तरह से धुली है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, ऐसी तो मेरे ख्याल से किसी देश की नहीं, राष्ट्रपति की नहीं धुली। सुनिए जरा उसकी बात। So long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand? ये भाषा है इसकी। सर, जिस तरह से इजराइल आज सुबह जब चर्चा हुई, खबर जब आई कि इजराइल और ईरान ने युद्ध विराम कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि पूरा जो गैंग है, भारत द्रोही गैंग है, जो तुष्टीकरण के व्यूज बैंक के लिए बौखलाया हुआ है। आजकल अब वोट बैंक के बदले में अक्सर ये शब्द का इस्तेमाल करता हूं, एक व्यूज बैंक हो गया है। वो ये नैरेटिव कर रहे थे कि इजराइल का अहंकार खत्म हो गया, इजराइल जो सुपरमेसी, यदि सचमुच उस समय युद्ध विराम हो जाता, इजराइल उसे मान लेता, तो अब तक जो इजराइल की मान्यता थी, मुझे लगता है कि वो जमींदोज हो जाता और एक नया नैरेटिव बनता जो इजराइल अपने आप को पूरे, एक कहावत चलती है ना कि 32 दांत के बीच एक जीव की तरह इजराइल है वहां पे। ईरान वहां सुपर एक तरह से, क्योंकि अंतिम प्रहार ईरान ने किया हुआ था, इसका मतलब होता कि इजराइल बैकफुट पे आ गया। तो क्या अमेरिका का ये षड्यंत्र था कि ईरान को भी कूट दिया और इजराइल नैतिक रूप से एक तरह से हार करके, मतलब इजराइल को अपने सामने में उसने घुटने टिकवा दिए। तो क्या ये इजराइल का मित्र बनता है? इसका षड्यंत्र तो एक तरह से इजराइल को अपमानित करने का था ये। यदि इजराइल पिटाई नहीं करता ईरान का, आखिर में अंत कहते ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत तो एक तरह से ईरान का भला हो रहा था। यदि सुबह का युद्ध विराम हो जाता तो, यदि इजराइल पलट के जुतियाता नहीं ईरान को, तो वैसे हम अभी ऐसा, भारत अभी किसी ऐसे कंडीशन में नहीं। हाँ, इजराइल उसके लिए प्रायोरिटी है, वैसे छोटा पैजामा गैंग के लिए तो ईरान प्रायोरिटी है, भारत द्रोहियों के लिए ईरान प्रायोरिटी है, लेकिन ईरान हमारे लिए उस ढंग से पाकिस्तान के लेवल का दुश्मन भी नहीं है। लेकिन फिर भी इजराइल का मित्र बनता है अमेरिका। ये कैसा मित्र है कि उसका अपमान करवाना चाह रहा था? मनीष जी, मैं कई बार कह चुका हूँ कि राजनीति में कोई मित्र नहीं होता, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ताकतवर हो उसके सारे मित्र होते हैं। तो इजराइल जो है अमेरिका का मित्र नहीं है। इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी अपनी सुधार लीजिए गलती कि अमेरिका इजराइल का मित्र है। इस बात को मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि अमेरिका की मजबूरी है इजराइल। अगर इजराइल से बिगाड़ ले, इजराइल से दुश्मनी ले ले, तो ये जो है ना मुस्लिम उम्मा 57-58, ये अमेरिका का जीना हराम कर देंगे। अमेरिका वहां से 10-12 हजार किलोमीटर दूर रहता है, तो वो एक तरह से इजराइल से अमेरिका अपने संबंध बनाकर, एक तो यहाँ पे खाड़ी देशों में अपनी उसकी पूरी चलती है रंगबाजी, और साथ ही साथ वो बात आप भी एक बार बता चुके हैं कि ये अमेरिका के अंदर यहूदियों ने जिस तरह से पकड़ बना रखी है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फाइनेंस के अंदर हो, और चाहे वो आर्मी में हो, तो उनसे बिगाड़ करने की औकात तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की हो ही नहीं सकती किसी कीमत पर। क्योंकि वो जो यहूदी है वो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी पहली प्राथमिकता, पहले नंबर पे उनका देश होता है इजराइल। तो इजराइल से दुश्मनी करके ट्रंप जानता है कि उसका रहना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के अंदर ही, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो मैंने कहा था इजराइल ज्यादा ताकतवर है। और फिर कह रहा हूँ कि फिर याद दिला रहा हूँ कि वो तो सन 67 में जब उसकी आबादी 24 लाख थी, तब उसके 900 आदमी मरे थे, 900। और अब की उससे ज्यादा मारे हैं इजराइल ने।
कि जब उसके 900 मरे थे तो ये जो सारे मुस्लिम उम्मा मिलकर लड़ रहे थे तब ये 12-13 हजार मरे थे। ये भी उस युद्ध में याद रखिए कि इसके 800-900 थे, उनके 12-13 हजार मरे थे, तो यानी करीब करीब 13-14 गुना ज्यादा लोग मरे थे मुस्लिम उम्मा के। लेकिन अब की क्या है रेशियो, ये भूल जाते हैं, ये सच्चाई से आंखें बंद करके आंखों में पट्टी बांध के, क्योंकि इजराइल को उनको गाली, जैसे यहाँ पे मोदी को गाली देनी है तो फिर गलत सही उससे मतलब नहीं है मोदी को गाली देनी है, वैसे इनको इजराइल को गाली देनी है। इजराइल के मरे हैं 30 और ईरान के मरे हैं 978 998, यानी 1000 मान लीजिए। उसके 30 मरे हैं और ईरान के मरे हैं 1000। तो मालूम है आपको उसने कम से कम 33 गुना ज्यादा मारे हैं इजराइल ने, और ये बता रहे हैं कि इजराइल जो है हार गया, इजराइल की बड़ी किरकिरी हो गई। तो इनकी आंखें पीछे लगी हैं, इनकी आंखें कहाँ लगी भगवान ही जानता है। सामने जो तथ्य रखे हैं 1967 के भी और इस युद्ध के भी, इस युद्ध में केवल एक ही गलती हुई या एक तरह से वेट किया नेतन्याहू ने कि वो झक्की के चक्कर में फंस गया जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये और इसीलिए नेतन्याहू बहुत खिसियाया हुआ बैठा था कि ये इसको उलझाया रहा कि आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढिमाका कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आज सौदेबाजी करनी थी जो घूम के आया था अभी 15-20-25 दिन पहले। उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया नेतन्याहू। बाकी ये जो आप देख रहे हैं बड़ा हमला हो गया, तो आज के दौर में संचार माध्यम बहुत ज्यादा हो गए दूसरे, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपको दिखाई देता कि ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई। इससे ज्यादा तबाही इजराइल देख चुका है जब वो 7 देशों से एक साथ लड़ा था, उसमें ईरान सब थे। और तब तो और उसी के बाद से इजराइल जो है इतनी मजबूत उसने अपने आप को किया कि अब ये इस औकात में नहीं है। और उसके बाद इतना मारा था इजराइल ने, मैंने कहा ना, उसके मरे थे 800-900 लोग नागरिक और इनके मरे थे 12-13 हजार। तो उसके बाद जॉर्डन, इजिप्ट, ये देश जो है इन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि अब हमको इजराइल से झगड़ा नहीं करना, वो सुखी रहते हैं। ये कुछ लफंगे हैं जो आ जाते हैं, मार खाते हैं, फिर 2-3 साल बाद इनको जोश आ जाता है। तो इस युद्ध में इजराइल जो है ज्यादा मजबूत हो गया है और ज्यादा बुरी तरह से मारा है उसने। उस दिन मैंने नक्शा दिखाया था कि जो ईरान का नक्शा आप देखिए तो चारों कोनों में मारा है उसने, चारों कोनों में, यानी पूरे ईरान को उसने मार मार के धुआं कर दिया है। और युद्ध की अभी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को, ये अभी आने वाला समय होगा। अगर युद्ध विराम हो जाता है तो मुझको अभी भी नहीं लग रहा कि कोई युद्ध विराम होगा, ये कोई ना कोई खुरापात होगी और इजराइल इनको मारने का बहाना ढूंढ रहा है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए। और ये भी बता दूं, ये मनी जी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के सामने बड़ा नाटक बनाया कि हमारे ही पास वो बम है कि जो अंदर जाके मारता है और 300 मीटर जाके मारेगा, 400 मीटर जाके मारेगा। तो अब वो कितना सच बोल रहा है तो वही जाने, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं न्यूज चैनलों पे बड़े बड़े खर्रा गिनाने वाले युद्ध विशेषज्ञ, मिलिट्री के रिटायर्ड बहुत बड़े जनरल सब आके ज्ञान बताने लगते हैं। मैं ज्ञान तो मुझे नहीं है, वो नौकरी की उन्होंने। लेकिन मुझको एक किस्सा याद है मनीष जी, कहाँ है, मतलब किस्सा क्या सच है वो, कि भारत में जो आपको याद होगा मनीष जी, जिस समय एयर स्ट्राइक की थी उसमें भी ऐसा ही बम मारा था, जिसमें उसने जाके पहले छेद किया था और अंदर जाके पूरा मदरसा उसने जला दिया था। 200-250 आतंकवादी उसमें भूल गए थे और वो जो नीचे गिरा था बम, जिसमें छेद करके अंदर गया था, आप लोगों ने बाद में सैटेलाइट फोटो भी देखी होगी। तो वो बम जो है 1100 फ़ारेनहाइट आग पैदा करता है, यानी मतलब वो फटा और उसके बाद आपको कुछ सेकंड में आप जल के खाक हो गए, ये काम था। और उसमें 200-250 मरे थे जितने वो मदरसे के अंदर लौंडे तैयार हो रहे थे। तो ये हाँ, ये बता दूं आपको कि वो बम वो भारत के बम नहीं थे, वो बम इजराइल ने भारत को दिए हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो इजराइल के पास कोई बम नहीं है, ये कोई बड़ा वो गड्ढे में जाके मारने वाले बम नहीं। तो ये अभी ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी छौंक रहा था, तो इजराइल भी चुपचाप उसको सुन रहा था कि भले आके हमला कर दे, एक बार यहाँ हमले में, इस युद्ध में शामिल तो हो जाए। और नेतन्याहू की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है मनीष जी, कि वो घसीट के डोनाल्ड ट्रंप को उस लड़ाई में ले आया, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था, बातें बना रहा था, लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था और अंत में उसको मजबूर होके करना पड़ा हमला। तो ये कहानी कुछ और है इस युद्ध की, जो अभी धीरे धीरे इन लोगों की समझ में आएगी। और बाकी छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, मैंने कहा यहाँ पे मोदी गाली दो तो फिर उनको इससे मतलब नहीं रह जाता कि किस तरह के किस साथ दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, किस तथ्य पे दे रहे हैं। क्योंकि गाली देनी इसलिए दो, वैसे ही इनको खुश होने दीजिए, इनको नाचने दीजिए कि इजराइल हार गया। और इजराइल के जरा इतिहास पढ़ लें तो इजराइल ने बड़ी छोटी लड़ाई लड़ी है, ये बहुत छोटी कीमत चुकाई है, 30 आदमियों की उसकी जान गई। लेकिन ये 30 आदमियों की जान
ईरान को बहुत भारी पड़ेगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इजराइल अपने एक नागरिक की जान को भी बहुत कीमती मानता है। और उसमें इन्होंने एक काम और किया है ईरान ने, कि मोसाद के एक जासूस को पकड़कर फांसी दे दी है इसी दौरान, अभी 2-3 दिन पहले उसको पकड़ा, उसको फांसी दे दी। तो ये और देश होते होंगे जो भूल जाते होंगे, इजराइल में लाल स्याही से लिखा जाता है डायरी के अंदर। तो आने वाले समय में ईरान को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, ये दुरान होता है या नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये हाशिए में जब चलता चला जाएगा, क्योंकि अब इजराइल इसकी सुनेगा नहीं। नहीं तो इसकी सुनेगा कौन? ये मतलब सोचिए, इसकी ईरान कैसे सुन लेगा जब इस ईरान को बिना मतलब के, ये कहते हैं ना कि ना 3 में ना 13 में आप ईरान को आकर के जुतिया दिया इसने। इसको युद्ध में कूदने की क्या जरूरत थी? जब ईरान को इसने जुतिया दिया तो ईरान इसकी बात क्यों सुनेगा? इजराइल को ये अपमानित, देखिए ये बात सही है कि इजराइल इसकी जरूरत है, लेकिन होता ना सुपरमेसी, कि इजराइल को एक तरह से अपमानित तो होना था यदि इजराइल इस युद्ध विराम को मान लेता। इसका मतलब है कि अभी दोनों एक दूसरे को कूटेंगे, क्योंकि ईरान के लिए भी इस मुस्लिम उम्माओं में अपना, कहते हैं ना कि अपनी ठसक बनाने के लिए, अपनी जलालत से बचने के लिए, क्योंकि इजराइल ने इतना पीट दिया है कि भैया आप बाप कैसे बन पाएगा। अब ट्रंप कह रहा है कि हमने ईरान का परमाणु संयंत्र खत्म कर दिया, इसका मतलब यह है कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया। तो ट्रंप तो दोगलई की बात कर रहा है, दोनों तरफ की बात कर रहा है, तो इसका मानेगा कौन? इसीलिए कह रहे हैं आप कि इसका बुखार पूरी तरह से उतर गया। अब न ईरान इसकी मानेगा, न इजराइल मानेगा। इसकी मानने के लिए तो सिर्फ वो मुल्ला मुनीर बैठा हुआ है जो जूता खा रहा है अपने देश में। नहीं, मुनीर भी उससे किनारे को, क्योंकि उस पर इतने जूते चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो खुलकर इसका मददगार नहीं साबित हो सकता। वहां पे बाकायदा पाकिस्तान की सरकार अब इजराइल के विरोध में और ईरान के पक्ष में चिट्ठी लिख रही है। तो वो एक तरह से इसका वो भी जो टोना टुटका जो भी कहिए, वो भी फेल हो गया। और कल डोनाल्ड ट्रंप की अग्नि परीक्षा है मनीष जी। वो जो मैं बता रहा हूँ कि नीदरलैंड में जो नाटो की मीटिंग में जा रहा है, वहां पर इसको अपनी औकात पता चलेगी कि आज से 4 महीने पहले मेरा कद क्या था और आज मेरा कद क्या हो गया है। क्योंकि मैंने कहा जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति होती है, राजनीति होती है, उसमें मित्र तो कोई होते नहीं है। वहां पे आपके दम कितना, आपकी ताकत कितनी है, तो उस हिसाब से आपको सम्मान मिलता है। तो कल नीदरलैंड वाला जो सम्मेलन है, वहां पर इसको सच्चाई से सामना होगा। ये बातें चाहे जितनी लंबी लंबी करे, इसका कद जो है 4 महीने में, जनवरी से आज जून, 5 महीने में इसका कद कैसे रसातल में पहुंच चुका है, ये कल ट्रंप को पता चलेगा। क्योंकि वहां पे कोई इसको घासी नहीं डालेगा कि जितने लोग हैं दुनिया के ठीक ठाक देश है, तो उनके लिए तो ये मजाक बन गया है। चाहे वो रूस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इजराइल हो, सब तो इसका मजाक उड़ा रहे। चीन हो, चीन के जरा गौर करिए, इस आदमी की मतलब बेइज्जती की इसने पराकाष्ठा कर दी कि चीन के राष्ट्रपति से इसने 1.5 घंटा बात की फोन पे, 1.5 घंटे। और उसके बाद चीन का राष्ट्रपति क्या कह रहा है इसके बारे में, तो एक तरह से जोकर बन गया, तमाशा बन गया कि ये तो टाइम खा गया। तो कोई तो ऐसा देश होता जो इसके साथ खड़ा होता। फ्रांस वाला अलग इसका दुश्मन, फ्रांस वाले को उसने आगल पागल झूठा उठा कह दिया, वो इसकी शकल नहीं देखना चाहता। तो इसके साथ कौन है आज की तारीख में? जिस अमेरिका के इशारे पर आधी दुनिया नाचने लगती थी, आज की तारीख में उस अमेरिका के साथ दुनिया का कोई इतने ताकतवर देश नहीं खड़ा है। इसके बगल में कनाडा, अगर आप कनाडा का, ये हम लोग का ये चल रहा है ईरान इजराइल युद्ध, इसलिए उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे। कनाडा एक तरह से भारत की आरती उतार रहा है इस समय, आरती पूरी तरह से वो सरेंडर है। जो नया प्रधानमंत्री आया, मैं सरेंडर उसको गलत शब्द कह रहा हूँ, मतलब वो एक तरह से भारत के साथ वो अपने संबंधों को आगे ले जाना चाहता, कुछ अलग ऊंचाइयों पर। वो ट्रूडो की तरह जाहिल नहीं है। तो वो जो कनाडा का प्रधानमंत्री भारत से बात करने के लिए, भारत से संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो एक तरह से इसी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ है। क्योंकि कनाडा भी इससे जला भुना बैठा है, कनाडा को भी इसने बड़ा कोसा है चुनाव जीतने के बाद। तो इसने इसको तो मनीष जी, फिर मैं सुना चुका हूँ किस्सा, ये उसी कुत्ते की याद दिला रहा है कि जब कुत्ते के लिए, बच्चे के लिए कुतिया था कि जाओ कहीं मंदिर में जाओ, तो कल मैं यही बैठा तो सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं तो किस मंदिर में जाऊं, मैं सब जगह तो टांग उठा के मुंह तो आया हूँ। तो वो काम इसने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 4 ही महीने में इसने कर डाला। ये किसी के बाद भी तो जाने लायक नहीं है। दुनिया का कोई एक ताकतवर देश बताइए जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के मधुर संबंध हो, जिससे वो बात कर सकता हो? नहीं कर सकता। एक आदमी जो इसके पास था, जिस पे विश्वास किया जा सकता था पूरी दुनिया में, जिसके सम्मान है, वो नाम है नरेंद्र मोदी।
तो उसको तो इसने जबरदस्ती दुश्मन बना लिया। और किसके चक्कर में? उस भिखारी के चक्कर में। वो भिखारी जिसके पास ना खाने को ना पहनने को, उसके साथ धंधा करने की सोचने लगा। तो ये हम लोग उस समय बड़ा समर्थन कर रहे थे जिस समय चुनाव लड़ रहा था, जब चुनाव जीता है। लेकिन ये समझ में आया कि बड़ा गलत निर्णय, गलत चयन हुआ है अमेरिका के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए डॉक्टर ओझा याद दिला रहे कनाडा को 51वां राज्य बना रहा था, तो इसका हाँ। बुखार एकाएक नहीं उतरा, इसकी मूर्खता के कारण वहां 51वां राज्य। और जो प्रधानमंत्री मोदी उसको थोड़ा इज्जत देते थे, उसने, आपको याद होगा ना कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को हाथ मिलाते हुए क्या कहा था कि आप तो आजकल ट्विटर पे बड़ा एक्टिव हैं। तो एक तरह से वो फ्रांस के राष्ट्रपति के माध्यम से थप्पड़ मोदी ने ट्रंप को ही मारा था। कनाडा का 51वां, तो सबको लग रहा है कि दोस्त, जो डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त, कनाडा को भी लग रहा है कि अच्छा यही मौका है कि इसने हमारा 51वां राज्य हमें बना रहा था, भारत से दोस्ती करो। इजराइल को भी इसने अपमानित करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच भी ट्विनिंग है, तो निश्चय यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो इसने सबको हर जगह मुंह ताया है। तो ये किसी के हाँ साथ इसके रिलेशन जो है ये उसी कुतिया की तरह हो गया है। मनीष जी, इसने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा धोखा दिया। मैं कह रहा हूँ जितने जितने इसके कर्म कांड आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा धोखा इसने नरेंद्र मोदी को दिया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से भी एक गलती हुई मनीष जी, और उस गलती का वो खामियाजा भोग भी रहे हैं। कि जब इसका पहला वाला चरण था, जब पहली बार राष्ट्रपति बना था और उसका चुनाव होने जा रहा था अमेरिका में, तो नरेंद्र मोदी ने एक लिमिट तो क्रॉस कर दी थी। इसके लिए, इसके चक्कर में, इसका समर्थन करने के लिए जो वहां पे अमेरिका में इसका वो मोदी का जो नागरिक अभिनंदन हुआ था, उसमें उन्होंने मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये काम नहीं करना चाहिए। कोई दुनिया का कोई नेता नहीं करता, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी ऐसी काम नहीं करता उस देश में जाकर। और चुनाव से पहले मोदी ने बाकायदे इसके लिए कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो इस मोदी से तो वो गलती हुई थी, लेकिन इस डोनाल्ड ट्रंप को तो उसका सम्मान करना चाहिए था कि ये आदमी, इसने मेरे लिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसकी सारी सीमाएं लांघ दी। तो इसका मतलब मोदी इसको बहुत मानते थे, इसके संबंध वो कुछ दूसरे ऊंचाइयों पर थे। लेकिन ये जब दोबारा जीत के आया तो कैसा बौराया है कि 4 ही महीने में इसने सब चार्ट पीस को बराबर कर दिया। और आज की तारीख में मोदी बोलते नहीं है, लेकिन मोदी से दुश्मनी की स्थिति में है। ये एकदम दुश्मन वाली स्थिति में है कि बस मोदी अब इसको दोबारा, इसको जिंदगी में एंट्री इसकी नहीं हो पाएगी। अच्छे समझ लीजिए, जो कुछ था वो काम खत्म इसने कर दिया। 4 ही महीने के अंदर चार्ट पहुंच के सब काफी बराबर कर दिया। अब ये क्या करेगा, भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक। इसलिए सबसे देखिए 51वां राज्य बनाने के ये तो अपमान ही था ना किसी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का। भले उस समय हमारा दुश्मन था वो, तो अपमानित ही कर रहा था। ये क्या लिखा मनीष जी? रिबोकल जी कह रहे हैं कि कोई भी साहब भारत चीन रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, आजकल बोलते हैं कि यह उनका आर्थिक शस्त्र है, सपने बड़े बड़े हैं। अरे फिर वही बात, सपने ही है ना। तो तुमको भारत कुछ गिन रहा है, ना तुमको चीन कुछ गिन रहा है। रूस वाला बस तुमको जूता लेके मार नहीं रहा, बाकी सब कुछ कर चुका। तो जो आदमी तुम्हारी बात, तुमसे बात करने तैयार नहीं, तुम उसको प्रतिबंध लगाओ, चाहे तुम अपने लगाते रहो। वो कितना उसका पालन होगा ये जरा सोचो। और सबसे खास बात, रूस, चीन और भारत, इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनकी जो, अगर जो भी व्यापार करेंगे, जो भी आपस में बिजनेस करेंगे, उसमें तुम अड़ंगा डालने की स्थिति में नहीं हो। एक आदमी जो अड़ंगा डालने की स्थिति में है, जिसको तुमने कुत्ता बना के बांधा, अपने यहाँ पाला, पाकिस्तान, उसकी औकात नहीं कि इन तीनों से वो जरा सा भी छू कर दे। बोल नहीं सकता, जानता बोलेगा तो मिट जाएगा ऑपरेशन सिंदूर में, वो देख चुका है। तो बात सही लिखा है रॉबर्ट कूल जी ने कि वो जो है अपना सपने देख रहा है, सपनों में डूबा हुआ है। बड़ा मतलब मुझको कभी कभी ताजुब होता है मनीष जी की वास्तव में इसकी केवल कुंडली में लिखा हुआ था, ये पूरी दुनिया को धोखा देने में कामयाब हुआ और ये आदमी दोबारा वहां राष्ट्रपति बन गया। कोई तो हरकत इसकी ऐसी होती जिससे लगता कि हाँ ये कुछ गरिमा है इसके अंदर। बिल्कुल। देवेंद्र जी के मनीष जी, सतीश जी सर को साष्टांग। नेतन्याहू को मोदी जी ने गुरु ज्ञान दिया होगा, साथ ही चाणक्य नीति पढ़ने को भी कहा होगा। बिल्कुल इसीलिए, और ये ट्विनिंग है नेतन्याहू के साथ, कह सकते हैं कि यदि सबसे बेहतरीन ट्विनिंग प्रधानमंत्री की किसी के साथ है तो नेतन्याहू के साथ है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि दवा संभवतः इस बुखार उतारने की सर मोदी ने ही दी होगी। मैं मनीष जी बता दूं गंभीरता क्या होती है कि इसी युद्ध के दौरान, जब युद्ध हुआ 10-12 दिन का, इस दौरान 3 बार नरेंद्र मोदी की आधा 1-1 घंटे की बातचीत नेतन्याहू से हुई। तो दोनों आदमी ने इतना ही लिखा ट्विटर पे
कि हमारी बातचीत हुई और अशांति, वो तो जो पब्लिक को बता कि शांति का संदेश, कि शांति कायम होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी ने लिखा। अब आधे घंटे में खाली एक सेंटेंस तो बोला नहीं होगा कि यहाँ शांति कायम होनी चाहिए, आधे घंटे में बहुत बातें हुई होगी और 3 बार हुई, लेकिन ना तो मोदी ने उसके बारे में एक शब्द बोला, ना उसके बारे में नेतन्याहू ने बोला। यही गंभीरता होनी चाहिए। और ये आप हमको आपको किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उन आधे घंटे में 3 बार जो बातें हुई, क्या बातें हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह थोड़ी नगाड़ा बजाने लगे कि बात इधर हुई उधर आकर ढोल बजाने लगे मेरी ये बात हुई, अब ऐसा होने जा रहा है। तो ये बात जो अभी कही वो बिल्कुल सही है कि 3 बार बात हुई है और लगातार मतलब 10-12 दिन के अंदर 3 बार बातचीत आधे घंटे की। तो नेतन्याहू निश्चित नरेंद्र मोदी से ज्ञान तो ले रहा था और नरेंद्र मोदी इसको बड़ा अद्भुत ज्ञान दे रहे होंगे और वो अभी आप देखते जाइए आगे क्या आता है। बिल्कुल, इतना तो तय है कि मुझे लग रहा है कि रात मुझे समझ में आ गया होगा कि बुखार हमारा उतर गया है और नीदरलैंड में जो है तबीयत, उम्मीद करें कि इसकी तबीयत ठीक रहेगी और दुनिया देख पाए, क्योंकि निश्चित रूप से भाई दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र तो आज है ही, भले एक जोकर के रूप में उस राष्ट्र का राष्ट्रपति अपने ही उस देश का को अपमानित कर रहा हो।